हाय दोस्तों, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। बेटी सौतन की भाग 11। अब तक हमने पढ़ा कि नैना अपनी बहन का घर छोड़कर किराए के घर में रहने लगी थी और इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। नैना अब एक होटल में काम करने लगी थी और वहाँ के मालिक ऋतिक को नैना से प्यार हो जाता है। ऋतिक नैना से अपने प्यार का इजहार करता है और पूरी जिंदगी उसका साथ देने का वादा करता है और नैना भी ऋतिक को हाँ बोल देती है। एक दिन ऋतिक जब नैना से शादी की बात करता है तो नैना कहती है कि वो उससे शादी तभी करेगी जब उसके घर वालों को भी उसका अतीत मालूम हो। अब आगे ऋतिक नैना को लेकर अपने घर जाता है। ऋतिक के साथ नैना को देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। ऋतिक के घर में उसके पापा, मम्मी और दादी हैं। ऋतिक के पापा उस वक्त घर पर नहीं थे, जबकि घर पर माँ और दादी दोनों ही थी। तब ऋतिक कहता है, माँ, दादी, ये नैना है। नैना को देखकर उसकी दादी मुस्कुराते हुए कहती है, आओ आओ बेटी, अंदर आओ, और उसे सोफे पर बैठा देती है। कुछ देर में ही ऋतिक की माँ नैना के लिए पानी ले आती है। तब ऋतिक की दादी पूछती है, अच्छा बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? ये सुनकर नैना कुछ कहती उससे पहले ही ऋतिक कहता है, माँ, दादी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब उसकी माँ कहती है, अब क्या कहोगे बेटा? तुमने ही तो कहा था कि तुम नैना से प्रेम करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। तब उसकी दादी कहती है, अरे, नैना जैसी बहू पाकर हम तो धन्य हो गई। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत में बनाया है इसे। साक्षात लक्ष्मी लगती है, लक्ष्मी। तब ऋतिक कहता है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तब उसकी दादी कहती है, अब भला और क्या बताने की जरूरत है? तब ऋतिक कहता है, पहले आप मेरी बात सुनिए। ये कहकर वो नैना के अतीत की सारी घटनाएं अपनी दादी और माँ को सुना देता है। नैना के अतीत की घटनाएं सुनकर ऋतिक की दादी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो आग बबूला हो जाती है और गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, तुमने सोच भी कैसे लिया ऋतिक कि हम इस बदचलन लड़की से तुम्हारी शादी के लिए हाँ करेंगे? क्या सोचकर तुम इसे घर लाए हो? अरे, हमने तो इसकी सूरत को देखकर इसे एक अच्छे घराने की शरीफ लड़की समझा। हमें क्या पता कि एक बदचलन कोठे वाली है। ये देखकर ऋतिक कहता है, देखो दादी। तब उसकी दादी कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना ऋतिक। ऋतिक की माँ कुछ कहती उससे पहले ही ऋतिक की दादी कहती है, अरे भला हम भी समाज में रहते हैं, हमारी भी कुछ इज्जत है। क्या मुंह दिखाएंगे हम लोगों को? और ऐसी बदचलन लड़की को तो हम अपने जीते जी कभी इस घर की बहू नहीं बनने देंगे। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब ऋतिक कुछ कहता उससे पहले ही उसकी दादी उसकी बात बीच में काट कर नैना की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, अरे कितनी बेशरम लड़की है, अभी यहीं जमी बैठी है, जल्दी से निकलो इस घर से। और ऋतिक की माँ की तरफ देखते हुए कहती है, बहू, गंगा जल से साफ करना इस घर को। इस कोठे वाली के पैर पड़ते ही हमारा घर अपवित्र हो गया। तब ऋतिक गुस्से में कहता है, दादी, आपको पता है आप क्या बोल रही हो? तब ऋतिक की दादी कहती है, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। अरे, इन कोठे वालियों का तो काम ही भले लोगों को फंसाना होता है। जरूर इसने तुम्हारे ऊपर भी अपने रूप का जादू टोना किया होगा। तब ऋतिक कहता है, देखो दादी, नैना के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें नैना की कोई गलती नहीं है और नैना एक सच्चे और नेक दिल की लड़की है। वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता हूँ। जो कुछ भी नैना के साथ हुआ वो उसका अतीत था और मुझे उसके अतीत से कोई लेना देना नहीं है। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ नैना से करूँगा। तब ऋतिक की दादी गुस्से में कहती है, तुम कह रहे हो कि जो कुछ भी हुआ उसमें नैना की गलती नहीं है? ये एक अच्छी लड़की है। भला एक अच्छी लड़की अपने खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर शादी के दिन अपने यार के साथ भागती है क्या? अरे, जिसे अपने माता पिता की इज्जत की भी परवाह नहीं, वो भला तुम्हारा जीवन भर क्या साथ देगी? ये सुनकर ऋतिक कहता है, दादी, मैं मानता हूँ कि नैना से गलती हुई है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास है। अब नैना का मन गंगा जल की तरह पवित्र है और मैं नैना को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी दादी माँ अपने दोनों हाथ अपने माथे पर पीटते हुए कहती है, हे भगवान, इसीलिए हमें जिंदा रखा था। ये दिन दिखाने से पहले हमें उठा क्यों नहीं लिया? जिसे इतने नाजों से पाला पोसा आज हमारे सामने कह रहा है कि किसी कोठे वाले से विवाह करेगा। अरे, इससे पहले तो हमें मार ही दे।
ये कहकर वो जोर जोर से रोने लग जाती हैं। तब ऋतिक गुस्से में कहता है, दादी आप ये रोना धोना बंद करो प्लीज। तब ऋतिक की दादी कहती है, अरे मनहूस, अभी तक यहीं बैठी हो? मैंने कह दिया ना तुमसे, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमारे ऋतिक को हमसे दूर नहीं कर सकती, समझी तुम? और एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मेरे ऋतिक और इस घर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना मैं तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। ये शरीफों का घर है, तुम तवाइफों का कोठा नहीं। ये कहकर ऋतिक की दादी गुस्से में नैना का हाथ पकड़कर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। ये देखकर ऋतिक गुस्सा होकर नैना के पीछे चला जाता है और जाते जाते कहता है कि वो सिर्फ शादी करेगा तो नैना से करेगा, वरना किसी से नहीं। नैना वहां से रोते हुए भागती हुई जाने लगती है तो ऋतिक उसे आवाज देकर रोकता है, लेकिन नैना नहीं रुकती। तब ऋतिक उसके सामने आ जाता है और कहता है, नैना मेरी बात सुनो। ये सुनकर नैना कहती है, नहीं ऋतिक, मुझे कुछ नहीं सुनना। तब ऋतिक कहता है, नैना दादी ने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तब नैना कहती है, ऋतिक तुम्हारी दादी ने जो कुछ कहा उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी तुम्हारी दादी ने कहा बिल्कुल ठीक है। ऋतिक ये मेरे कर्मों की सजा है, मैं कभी ना तो एक अच्छी बहन बन सकी और ना ही एक अच्छी बेटी, और अब जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये समाज ही ऐसा है। ये सुनकर ऋतिक कहता है, देखो नैना, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। मैं मानता हूँ कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी अपने घर से भागकर, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। और नैना, पश्चाताप के आंसुओं में तुम्हारे सारे गुनाह बह गए और अब तुम्हारा मन गंगा जल की तरह पवित्र है। ये कहकर वो नैना को गले लगा लेता है और नैना से कहता है, चाहे सारा जमाना हमारे खिलाफ हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लूंगा। वो नैना को उसके कमरे पर छोड़ देता है। उधर जब ऋतिक के पापा घर आते हैं तो ऋतिक की दादी नमक मिर्च लगाकर उन्हें सारी बात बताती है। सारी बात जानने के बाद ऋतिक के पापा भी आग बबूला हो जाते हैं। जैसे ही ऋतिक घर में प्रवेश करता है तो ऋतिक के पापा गुस्से में चिल्ला उठते हैं, ऋतिक ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उस कोठे वाली से विवाह करोगे? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम जो चाहोगे वो हम तुम्हें करने देंगे? विवाह कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता, समझे तुम? ये सुनकर ऋतिक कहता है, पापा जो कुछ भी नैना के साथ हुआ उसमें नैना की कोई गलती नहीं है, नैना एक अच्छी लड़की है। तब ऋतिक के पापा कहते हैं कि हम इस समाज में रहते हैं और समाज के नियम कायदों से हमें चलना पड़ता है, और हम तुम्हारी जिद की वजह से समाज में अपनी नाक नहीं कटने देंगे, समझे तुम? तब ऋतिक कुछ कहता उससे पहले उसके पापा कहते हैं, बस मुझे अब इस मामले में कोई बात नहीं करनी, अच्छा यही होगा कि तुम उस लड़की को भूल जाओ। ये सुनकर ऋतिक पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला जाता है। उस दिन ऋतिक की माँ उसे काफी कहती है, लेकिन वो खाना नहीं खाता और सारी रात नैना और अपने बारे में सोचता रहता है। वो ना तो नैना को छोड़ सकता था और ना ही अपने परिवार को। उसके कुछ समझ में नहीं आता और इसी उधेड़-बुन में उसकी आंख लग जाती है। ऋतिक अपने घर वालों को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसके घर वाले उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। ऋतिक के कुछ समझ में नहीं आता कि वो आखिर में करे भी तो क्या करे। जब ऋतिक और नैना कहीं मिलते हैं तो दोनों ये सोचकर दुखी हो उठते हैं कि अब करे तो क्या करे। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन ऋतिक नैना से कहता है कि नैना, हम ऐसा करते हैं कि भागकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। ये सुनकर नैना कहती है, नहीं ऋतिक, तुम और मैं ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें पता है अगर तुम्हारे घर वालों को ये बात पता चल गई तो उन्हें कितना दुख होगा। ये सुनकर ऋतिक कहता है, नैना मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं और मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन नैना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब हम दोनों शादी कर लेंगे ना तो हमारे घर वाले कुछ दिनों के लिए हमसे नाराज रहेंगे, फिर आखिर में अपने बच्चे समझकर हमें माफ कर देंगे। तब नैना कहती है, लेकिन ऋतिक मुझे ये सब कुछ सही नहीं लगता। तब ऋतिक कहता है, तुम चिंता मत करो, देखना सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब नैना कुछ कहती उससे पहले ही ऋतिक उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, नैना मुझ पर विश्वास रखो, देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आखिरकार नैना भी ऋतिक की बात मान लेती है और दोनों ही ये तय करते हैं कि दोनों कल सुबह मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। और जब तक उनके घर वाले उन्हें नहीं अपनाते, दोनों बाहर ही किराए पर कमरा लेकर रहेंगे। दूसरे दिन ऋतिक अपने घर वालों को एक चिट्ठी लिखकर आ जाता है कि वो नैना से मंदिर में शादी कर रहा है। ये कहकर वो नैना को लेकर मंदिर में आ जाता है। दोनों जैसे ही मंदिर में शादी करने की तैयारी करते हैं, अचानक ऋतिक का फोन बज उठता है। फोन देखकर ऋतिक तुरंत फोन काट देता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसके घर वाले उसे शादी ना करने के लिए कहेंगे। लेकिन बार बार फोन आने पर अचानक ऋतिक फोन उठा लेता है, तो दूसरी तरफ से उसकी माँ की आवाज होती है। उसकी माँ हड़बड़ाकर घबराते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारी दादी को दिल का दौरा पड़ा है और वो बेहोशी में बार बार तुम्हारा नाम ले रही हैं। उनकी हालत काफी खराब है, तुम जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर ऋतिक घबरा जाता है। तब नैना पूछती है, क्या हुआ ऋतिक? तब ऋतिक कहता है कि दादी को दिल का दौरा पड़ा है और वो मुझे बार बार याद कर रही हैं। ये सुनकर नैना कहती है, ऋतिक, इससे पहले कि दादी को कुछ हो जाए, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। तब ऋतिक कहता है, लेकिन नैना शादी। तब नैना कहती है, ऋतिक, शादी तो फिर कभी हो जाएगी, लेकिन इस समय तुम्हें अपनी दादी के पास जाना होगा। ये सुनकर ऋतिक कहता है, हाँ नैना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और वो जल्दी से नैना को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वो नैना को उसके घर छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। नैना भगवान से उसकी दादी के सही सलामत होने की प्रार्थना करती है। जैसे ही ऋतिक घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी दादी बेड पर लेटी हुई थी। पास में ही उसकी माँ और पापा दोनों बैठे हुए थे। तब उसके पापा गुस्से में कुछ कहते, उससे पहले उसकी माँ ने उसके पापा को इशारा करके चुप करवा दिया। अपनी दादी को इस तरह देखकर ऋतिक भागकर अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता है। उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहता है, दादी, आंखें खोलो ना प्लीज, आपको क्या हो गया? ऋतिक बार बार कहता है, लेकिन उसकी दादी आंखें नहीं खोलती। तब ऋतिक रो पड़ता है। तभी उसकी दादी अचानक से आंखें खोल देती है और ऋतिक को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बेटे ऋतिक, आ गया तू? अपनी दादी को छोड़कर कहाँ चला गया था? ये सुनकर ऋतिक कहता है, नहीं दादी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर उसकी दादी उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहती है, बेटा, वादा कर कि तू आज के बाद उस कोठे वाली से बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सुनकर ऋतिक कुछ नहीं कहता। तब उसकी दादी कहती है, बोलो ना बेटा। तब ऋतिक की माँ ऋतिक के मन के भावों को समझकर ऋतिक की दादी से कहती है कि माँ जी, आपको डॉक्टर ने ज्यादा बोलने से मना किया है और अब ऋतिक यही तो है, कहाँ जा रहा है, इसीलिए आप बाद में उससे बात कर लेना, अभी आप आराम करो। ये कहकर वो ऋतिक की तरफ देखते हुए कहती है, जाओ बेटा, जाकर तुम भी आराम कर लो। ऋतिक वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ना तो वो अपनी दादी को खो सकता था, ना ही नैना के बगैर रह सकता था। अगर वो नैना से शादी करता है और तो कहीं उसकी दादी को कुछ ना हो जाए। अगर उसकी दादी को उसकी वजह से कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। और अगर अपनी दादी को वचन देता है और नैना से दूर रहता है तो वो नैना के बिना नहीं जी पाएगा। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो फूट फूट कर रो पड़ता है। तभी अचानक पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। जब पीछे मुड़कर वो देखता है तो उसके पापा होते हैं। अपने पापा को देखकर ऋतिक अपने आंसू साफ कर लेता है। तब उसके पापा कहते हैं, मैं जानता हूँ ऋतिक कि तुम पर इस समय क्या गुजर रही है, लेकिन बेटा, तुम्हारी दादी की हालत देखो। अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा कदम उठाया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा। कहीं तुम्हारी दादी हमें छोड़कर ना चली जाए। बेटा, मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस समाज में हम रहते हैं और वो लड़की चाहे उसके साथ पहले गलत हुआ हो, लेकिन समाज की नजरों में वो एक बदनाम लड़की है और ये समाज उसे कभी नहीं अपनाएगा। अगर तुम उसे अपना लेते हो तो ये समाज और यहाँ के लोग हमें जीने नहीं देंगे। बेटा, 6 साल पहले ही हमारे साथ जो कुछ घटित हुआ था वो तो तुम्हें अच्छी तरह याद है ना। उसके बाद हमें कितना कुछ सहना और सुनना पड़ा था। तुम्हारी दादी की जान पहले ही बड़ी मुश्किल से बची थी और बेटा, अब तुम्हारी दादी तो जीवन और मौत के बीच झूल रही है। तो क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी दादी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए? तब ऋतिक कहता है, नहीं पापा, मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं नैना के बगैर नहीं रह सकता। तब उसके पापा कहते हैं,
देखो ऋतिक, तुम्हें नैना को भुलाना होगा। बेटा, शुरुआत में ऐसा होता है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसे चुनना चाहोगे। ये कहकर उसके पापा कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगे। ये कहकर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। ऋतिक के कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे भी तो क्या करे। वो भगवान से कहता है कि हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूं। तभी अचानक नैना का फोन आता है। नैना का फोन आते देखकर ऋतिक फोन काट देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नैना से क्या कहेगा। जब नैना पूछेगी कि दादी कैसी है, तो वो उसे कैसे बताएगा कि उसकी दादी तभी खुश रह सकती है जब वो उससे अलग हो जाए। नहीं, मैं नैना को ये सब कुछ नहीं बता सकता। आखिर में उसने ही तो नैना के दिल में अपना प्यार जगाया था, नैना की आंखों में अपनी तस्वीर देखी थी। अब वो इस तरह नैना को बीच मझधार में नहीं छोड़ सकता। मैं जानता हूँ कि सब कुछ जानकर नैना कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो उसकी मजबूरी समझेगी, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी। और वो नहीं चाहता कि नैना को उसकी वजह से किसी भी तरह की कोई ठेस पहुँचे, क्योंकि उसने जिंदगी में पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। तभी वो सोचता है कि भगवान जो करेगा वो सही करेगा, और भगवान पर सब कुछ छोड़ना ही सही है। और इस समय तो उसे सबसे ज्यादा ध्यान अपनी दादी पर देना चाहिए। ये सोचकर वो वापस अपनी दादी के पास चला जाता है। उसकी दादी गहरी नींद में सो रही होती है। ऋतिक वहीं अपनी दादी का हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ जाता है। तो क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा ऋतिक का आखिरी फैसला? और 6 साल पहले की क्या घटना थी जो ऋतिक के परिवार के साथ घटी थी, वो हम जानेंगे अगले भागों में। तब तक के लिए धन्यवाद।